मुझे पता है ये वीडियो जो लोग क्लिक किए हैं या तो वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या उनको फ्यूचर में घर खरीदना है। मैं आपको एक डेटा बता दूं, 2022 में जो घर का दाम 50 लाख था वो 2025 में 75 लाख हो गया है और 2030 में 1 करोड़ होने वाला है। अगर आपका सवाल आता है आपके मन में कि मेरा घर कब होगा अपना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये घर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्या मैं फ्यूचर में ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा घर, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर फ्यूचर में आपको घर लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको रियल नंबर बताता हूँ। दिल्ली में 2023 में जो स्क्वायर फीट का रेट था ना, वो 7,500 रुपये स्क्वायर फीट था। मतलब कि अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट खरीदते हो 2023 में, तो तभी लगते आपको 75 लाख। और 2025 आते आते वही स्क्वायर फीट रेट बढ़ गया, यानी कि 9,300 स्क्वायर फीट हो गया पर स्क्वायर फीट, जो कि चाहिए होंगे 93 लाख। जहां लग रहा था आप लोग का 75 लाख, वही लगेगा अभी 2025 में 93 लाख। और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन मिला के 1 करोड़ का प्रॉपर्टी हो जाएगा। और ये 23% बढ़ गया पिछले 2 साल में, और 14% तो बेंगलोर में बढ़ गया है। और ये सिर्फ बेंगलोर और दिल्ली का कहानी नहीं है, महाराष्ट्र, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह प्रॉपर्टी का रेट है ना लगातार भाग रहा है। तो आप लोग बोल रहे होंगे इसमें नई क्या बात है, प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ता ही है ना। जी हाँ, बढ़ता है, पर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना जितना आपका सैलरी नहीं बढ़ता है। यहीं से असली गेम शुरू होता है, जिसे सैलरी गैप बोलते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन का एवरेज सैलरी पर मंथ, एक नॉर्मल जो जॉब करते हैं 30 से 35 हज़ार पर मंथ है, और एक जो मिडिल क्लास थोड़ा अच्छा जॉब करते हैं वो 35 से 45 हज़ार। अब हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। आपकी सैलरी मान के चलो 40,000 रुपया पर मंथ है, साल के कितने हो गए? 4,80,000। तो 80 लाख का घर खरीदने के लिए 16 से 17 साल की जितनी भी सैलरी है ना, सब एक घर को खरीदने में लग जाएगी, बिना खाए बिना पिए, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी। सोच रहे 16-17 साल सैलरी आप जमा करोगे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, तो आपका 80 लाख का घर खरीदाएगा। और एक्सपर्ट कहते हैं कि आपकी 5 साल की सैलरी से ना एक घर हो जाना चाहिए। तो सैलरी कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया पर महीना, अगर आपको 80 लाख का घर चाहिए तो। और कहाँ हम लोग का सैलरी है? 40,000, जो कि 16-17 साल जमा करेंगे तब हम लोग 80 लाख का घर खरीद पाएंगे। अब ये तो रहा थ्योरी की बात। रियल लाइफ एग्जाम पता है क्या स्टार्ट होती है? लोग के पास इतना सैलरी नहीं होता है, तो वो करते क्या है? वो लोन लेते हैं, जो कि असली जो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मान के चलो राहुल नाम का एक लड़का है, उसका जो महीना है वो 45,000 है, और वो घर ढूंढ रहा है 70 लाख तक, और वो 70 लाख तक घर ढूंढ लेता है। वो क्या करता है? 20% डाउन पेमेंट कर देता है। 70 लाख का 20% होता है 14 लाख। अब बाकी का जो पैसा निकल के आता है 56 लाख, वो 56 लाख क्या करता है? लोन ले लेता है। कितना परसेंट में? 8.5% में। कितने साल तक? 20 साल तक। जो EMI निकल के आता है ना, वो 48,000, 48,000 निकल के आता है। आप बोलोगे 45,000 तो इसका सैलरी है, EMI 48,000 आ रहा है, तो ये भरेगा कैसे? ये तो क्या बेवकूफ़ वाली बात हुई। मैं बता दूं, वो भी बिना खाए बिना पिए, कहाँ से भरेगा? तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो राहुल पता है क्या करेगा? जो टेन्योर उसका 20 साल था, जिसमें EMI 48,000 लग रहा था, वो टेन्योर को बढ़ा देगा, यानी कि 30 साल तक EMI कर लेगा या 35 साल तक कर लेगा, जिससे EMI कम हो जाएगा और 35 साल तक वो लोन देते रहेगा। या नहीं तो वो कम कॉस्ट वाला घर ढूंढेगा, या नहीं तो वो घर का सपना छोड़ देगा। यही 3 ऑप्शन है। और ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, हमारे इंडिया की लाखों फैमिलीज की यही कहानी है। बट आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? प्रॉपर्टी का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है? अब उसके बारे में आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं आपको 3 रीज़न बताने वाला हूँ। सबसे पहला रीज़न है अफोर्डेबल होम्स कम हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, बिजनेस टुडे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 3,10,000 ऐसे घर बनाए गए जिसका दाम 40 लाख से भी कम था। वही 2024 में घटकर 1,98,000 हो गए। मतलब कि 36% कम हो गया अफोर्डेबल होम को बनाना। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बिल्डर है ना, वो 40 लाख 50 लाख का घर नहीं बना रहे, वो 2 करोड़ 3 करोड़ का घर बना रहे हैं, यानी कि लग्जरी घर बना रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। दिल्ली NCR में ही ना लग्जरी होम 192% इंक्रीज कर गया है। तो आप लोगों को जैसे समझ में आ रहा है कि लग्जरी होम का डिमांड बढ़ रहा है, जो 40 लाख 50 लाख या 30 लाख के घर है वो नहीं बन रहा है। तो सबसे पहला रीज़न ये था। सेकेंड रीज़न है सैलरी है ना काफ़ी स्लो बढ़ रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 4 साल का आपको डेटा बताता हूँ, 2020 से 2024 तक का जो घर का प्राइस है ना, 9.3% से हर साल बढ़ा घरों का प्राइस, और सैलरी 5.4% से। तो ये गैप है ना 4% का आता है। और ये
गैप है ना बढ़ते ही जा रहा है। घरों का प्राइस हर साल तेजी से बढ़ रहा है, बट सैलरी नहीं बढ़ रही है। और जितना सैलरी का गैप बढ़ेगा उतना ही आपके आंखों से और आपके हाथों से घर भी दूर होते जाएगा। तो सेकेंड रीजन के चलते ही जो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली है जिसके घर में जॉब है वो घर नहीं खरीद पा रहे हैं। थर्ड रीजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ईएमआई का बोझ है ना बढ़ते जा रहा है। ईएमआई लाखों इंडियंस को खा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, 2020 में ना एक इंडियन एवरेज का सैलरी का 46% है ना ईएमआई में जाता था, और 2025 आते आते 61% हो गया। मतलब कि जितना भी सैलरी आ रहा है उसका 61% ईएमआई में जा रहा है। 2020 में कितना था, 46%। यानी कि ज़्यादातर हिस्सा ईएमआई में चल जा रहा है सैलरी का एक एवरेज इंडियन का, जो कि मैक्सिमम 40 से 45% होना चाहिए। और बाकी का जितना बचता है ग्रोसरी बिल्स, बच्चों की पढ़ाई, और आप लोग बोल सकते हो मेडिकल सेविंग, ये सब में। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है 2030 तक क्या होगा। 2030 तक कितना ज़्यादा घर का दाम बढ़ जाएगा, अब उसे समझने की कोशिश करो आप लोग। अब मैं आपको है ना फ्यूचर पूरा क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ, फ्यूचर में क्या हो सकता है 2030 तक में। 2025 में जो इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट था ना वो 399 बिलियन डॉलर था, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 33 लाख करोड़। 2030 तक में ये 639 बिलियन डॉलर्स लगभग हो जाएगा, जो कि इंडियन रुपीस में हुआ 53 लाख करोड़, जो कि हर साल ग्रोथ होगा ना वो 9.88% से होगा। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज घर का दाम 70 लाख है तो वही घर का दाम 2026 में 77 लाख हो जाएंगे, 2027 में वही घर का दाम 84 लाख हो जाएंगे, और 2028 में वही घर का दाम 92 लाख हो जाएंगे, और 2029 में वही घर का दाम 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा, और 2030 एंड तक आते आते वही घर का दाम 1 करोड़ 11 लाख हो जाएगा। और आपकी सैलरी 40,000 आज पर मंथ है, जो कि हर साल होता है 4,80,000 आपको मिलता है। वही अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हुए तो आपका सैलरी 2030 तक में 6 से 7 लाख हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कौन लोग घर ले पाएंगे, और अगर आपको लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम लोग मिलकर इंडिया को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है द रिच, जिसमें टॉप 5% हमारे इंडिया के आते हैं, जिनका सैलरी हर साल, सैलरी नहीं पैकेज बोल लो आप लोग, 50 लाख से ऊपर इनकम है। जिनका 50 लाख से हर साल इनकम ज़्यादा है वो टॉप 5% में आते हैं। उनके लिए 2-5 करोड़ का प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो लोग इजीली बाय कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है हाई इनकम प्रोफेशनल, जो कि हमारे इंडिया में 10 से 15% लोग हैं, जिसमें डॉक्टर, सीए, आईटी कपल्स, मतलब कि फैमिली मेम्बर्स, हस्बैंड वाइफ मिलकर जिनका 20-30 लाख से भी ज़्यादा हर साल का इनकम हो। वो लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे बट उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग भी ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है मिडिल क्लास, जो कि हमारे इंडिया में 60 से 70% लोग हैं। ना हमारा जिए देता ना मरे देता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिनका सैलरी हर साल 5 या 15 लाख से ज़्यादा है, वो लोग के लिए देखो टायर 1 सिटीज़ में तो इम्पॉसिबल ही है। वो लोग करते क्या है कि टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में घर लेते हैं या तो रेंट में रहते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है लोअर मिडिल क्लास, जो कि हमारे इंडिया में 20% है, लगभग 20% है, जिनका एनुअल सैलरी 3 से 5 लाख के अंदर है। अब मैं आपको बता दूं, ये लोग तो इम्पॉसिबल है कर लेना। ये लोग डिपेंड किस पे रहते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी पर। मतलब कि हमारे इंडिया का 80% इंडियन फैमिलीज टायर 1 जैसे सिटीज़ में अगर सोच रहा है घर लेने का, तो उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो सीरियस हो जाओ अगर आपको फ्यूचर में घर लेना है तो। अब नेक्स्ट आपको मैं बता सकता हूँ क्या आप कर सकते हैं टायर 1 सिटीज़ में घर लेने के लिए। तो आप लोग निराश मत होइए। अगर आपको लग रहा है कि आपका घर खरीदने का सपना ही रह जाएगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन है, बट है ना आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहला पता है क्या है कि हम लोग टायर 1 सिटीज़ में फोकस नहीं रखेंगे, मतलब कि मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह नहीं रखना हम लोग को एक्सपेक्टेशन कि यहाँ घर होगा। हम लोग को कहाँ रखना है, तो टायर 2 सिटीज़ में, जैसे नागपुर हो गया, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया। यहाँ पर है ना 50 से 60% मुंबई और दिल्ली के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का रेट कम है, और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर है। तो हम लोग को फोकस यहाँ रखना है। सेकेंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है स्टार्ट अर्ली सेव एग्रेसिवली। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैं
अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम या तो जिनका एज 30 से 50 साल होगा, या बहुत सारे लोग जो अंडर 30 ईयर्स है, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग SIP स्टार्ट कर दो, एग्रेसिवली SIP स्टार्ट कर दो। इतना आप लोग पैसा जमा लो ताकि डाउन पेमेंट जब करो ना, तो इतना डाउन पेमेंट कर दो जो EMI का बोझ आपके ऊपर कम से कम हो। जैसे 3,000 रुपये SIP मंथ, एक टारगेट आप लोग सेट कर सकते हैं कि 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में आपके पास इतना पैसा होना चाहिए डाउन पेमेंट करने के लिए, ताकि EMI का बोझ है ना कम से कम हो सके। अगर ये कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आप अच्छा घर खरीद सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट SIP। और अगर आप बिगिनर्स हो तो SIP के रिलेटेड मैंने वीडियो भी अपलोड की है, आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थर्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं बता दूं आप लोग को, गवर्नमेंट है ना बहुत सारा योजना चलाती है, जैसे कि PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें होता क्या है कि ना होम लोन दिया जाता है और सब्सिडी में, मतलब कि 10 लाख का आप लोन ले रहे हो होम लोन, तो उसमें सरकार सब्सिडी देती है, यानी कि छूट देती है 20 से 30%। सब्सिडी का रेट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मान के चलो 30% है, मतलब कि 3 लाख सरकार माफ़ कर देगी, सिर्फ 7 लाख का लोन देना पड़ेगा 10 लाख का लोन ले रहे हो तो। उसे गवर्नमेंट का आप लोग जाके देख लेना, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, पूरा फीचर्स आप समझ लेना, वहाँ से अप्लाई करना। ये लिमिटेड है बट हेल्पफुल है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। फोर्थ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कंसीडर रेंटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप भाड़े के घर में अभी रह सकते हो। मेरे कहने का मतलब आप भाड़े के घर में रहो, बट पैसा को ना सेव करके म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते चल जाओ। ये बहुत बेनिफिट्स है अगर जिन्हें घर लेना है। आज भले ही आपके पास भाड़ा का घर है, कल अपना घर जरूर होगा। अगर आप रेंट दो, कम से कम रेंट दे के, जहाँ आपको कम रेंट में घर मिल रहा है वहाँ ले लो। पैसा जो बच रहा है उसे इन्वेस्ट कर दो। जितना पैसा आप लोग 10 साल या 15 साल में जमा किए, तो उससे आपका घर तो जरूरी हो जाएगा। फिफ्थ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है डबल इनकम स्ट्रेटजी। इसका मतलब अगर आप एक सिंगल घर में पैसा कमा रहे हो, तो अगर अपने पार्टनर को भी बोलो कि कुछ अर्निंग का करने, इससे होगा क्या कि डबल इनकम आपके घर में आएगा। या नहीं तो आप साइड कोई इनकम जनरेशन सोचो कि जहाँ से आपको पैसा आते रहे, या नहीं तो अपने स्किल को डेवलप करके, जहाँ पैकेज आपको आज 4 लाख मिल रहा है, स्किल अगर डेवलप कर लिए वही 4 लाख आपको 8 लाख मिलेगा, तो ये कर सकते हो आप। तो देखो दोस्तों, मेरा कोई भी मकसद नहीं है आप लोगों को डराना कि आप लोग घर नहीं खरीद पाओगे कभी भी। मेरे कहने का एक रियल पिक्चर में दिखाना चाहता था डेटा के अकॉर्डिंग, कि आप 2030 तक में जो टायर 1 सिटीज़ में घर ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, मैं वो दिखाना चाहता था। ज़्यादातर हमारे इंडिया में मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो एक्सपेक्टेशन है ना हमेशा हम लोग को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, अपने कैलकुलेटेड रखना चाहिए, ताकि इससे आपको है ना आप अच्छा बेटर डिसीजन ले पाओ। मिडिल क्लास फैमिली टायर 1 सिटीज़ में 2030 तक घर तो नहीं ले पाएगा। रही बात, अगर आप लोग 20-30 साल है आपका उम्र, तो आप लोग जल्दी से जल्दी SIP करो, इन्वेस्ट करो, और इतना पैसा कर लो कि आप अपने पैसे से ही पूरा घर खरीद लो, EMI देने की जरूरत ना पड़े। मेरा सिंपल सा मेन पॉइंट है कहने का, अपना घर होना फ्यूचर में ये कोई गलत बात नहीं है, बट ब्लाइंडली मत रहो, क्योंकि प्लान करो, रिपेयर करो, रियलिस्टिक रहो। 2030 में अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम होंगे, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में ये वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैंने आपको रियलिटी चेक्स बताया है। कमेंट करके ये बताओ आप कौन सा सिटी से बिलोंग करते हो, और कौन सा सिटी में आप अपना घर लेने वाले हो या लेने का प्लान कर रहे हो, वो मुझे कमेंट करके बताना। और 2030 तक में ऑनेस्टली अपने दिल से पूछो क्या आप घर ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। एंड रिमेंबर, नॉलेज इज़ अ पावर, एंड टुडे यू आर मोर पावरफुल देन येस्टरडे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।